कि मंच पर आए और हमें अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। हम 2 मिनट के लिए ध्यान अवस्था में बैठेंगे। मैं फिर धन्यवाद करता हूँ कि इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। समय बहुत अधिक नहीं होगा, लेकिन कुछ संदर्भ दूंगा जो आप पढ़ सकते हैं। कुछ बातें मैं इस पर पढ़ाऊँगा, लेकिन अधिक इसलिए नहीं पढ़वा सकता कि मेरे ये साथी नहीं देख पाएंगे। या तो आप अपना कुर्सी लेकर उधर आ जाइए, क्योंकि इस ओर जो बैठे हैं वे लगभग पढ़ नहीं पाएंगे। सामने यहाँ स्थान है, इधर स्थान है, तो यहाँ भी आ सकते हैं। तो चरित्र का एक बहुत बड़ा अर्थ होता है न्याय करना। अगर वे नहीं देख पाएंगे तो मैं न्याय नहीं करूँगा, तो मैं किस चरित्र की बात करूँगा। धन्यवाद। आप सबने बात मानकर अपनी चारित्रिक विशिष्टता मुझे दिखा दी है कि आप बहुत आज्ञाकारी हैं। धन्यवाद। हम यहाँ 2 प्रमुख संदर्भों को लेंगे। एक तो भारतीय ज्ञान परंपरा और दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कहा गया है और इसी से जुड़ा होगा इन दोनों में क्या संबंध है। समय सीमा के कारण मैं बहुत कुछ पढ़ा तो नहीं पाऊंगा। 2-3 बातें नीति से पढ़ाऊँगा, फिर कुछ मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ बातें मैंने वहाँ शिक्षा नीति से निकाल कर डाली हैं वो दिखाऊँगा। पीपीटी दिखाने का तो होता है कम समय में बहुत सारी बातें दिखाई जा सकती हैं और आपके समक्ष साक्षात आ जाता है। नहीं तो कई बार लिखते हैं लोग, कोई चीज़ छूट जाती है। अब बहुत अधिक आशुलिपिक मत बनिएगा, अर्थात सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी पीपीटीज और नीति मैं यहाँ दे दूँगा, आप सबको दे दीजिएगा, चलेगा। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स हैं लगभग, ये तो बहुत अधिक है, 60 के करीब है, लेकिन मैं जितनी भी है दे दूँगा। आप घर पढ़ते रहिएगा। मैं मुख्य बिंदुओं को छूँगा। अगर हम भारतीय परंपरा की चर्चा करते हैं तो परंपरा का अर्थ कुछ सीमित ग्रंथों तक सीमित नहीं है। परंपरा का अर्थ होता है प्रवाह, जो बहती धारा है। अब जब बहती रहती है तो स्वाभाविक है उसमें स्वच्छता भी रहती है, नहीं तो काई जम जाती है। यही कारण था कि संस्कृत युग के पश्चात जब उस भाषा की कुछ सीमाएं होने लगी,
पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर रामायण महाभारत की संस्कृत आई, बीच में उपनिषदों की संस्कृत का स्वरूप उठा, फिर कालिदास आदि के यानी पाणिनि व्याकरण कह सकते, पाणिनि व्याकरण से संबद्ध लौकिक संस्कृत आई, एक प्रवाह चला। लेकिन उन सारी बातों को जनता के सामने, जनता के लिए, जनता के ही भाषा में रखी जाए तो बौद्ध और जैन परंपराएं आ जाती हैं। पाली प्राकृत में बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। बौद्ध दर्शन में तो जातक माला जो है वो अद्भुत है, वो सारी चरित्र है। शिवी जातक ले लीजिए, कोई जातक ले लीजिए, सुंदर कहानियों के माध्यम से बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों को महात्मा बुद्ध के चरित्र के साथ दिखाया गया है। महावीर स्वामी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया, अहिंसा का सिद्धांत, और अहिंसा की बहुत व्याख्या की है। उनका बलिदान देखिए, एक ऐसा वर्ग भी बन गया जो चतुर्मास को छोड़कर बिना पाद रक्षा के, चप्पल के चढ़ते हैं कि कोई चींटी भी हमारे पांव के नीचे आकर तब कर मर न जाए। कितनी सख्त परंपराएं उनकी रही, और प्राकृत का व्याकरण जो लिखा, जिस प्रकार से उन्होंने अपने भोजन की प्रक्रिया और उसे का समय निश्चित किया, ठीक है समय के साथ बदलाव हुआ। इसी बात को फिर सिख धर्म ने भी, नानक जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से बातों को समझाया, और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करके भी बाद में उन सिद्धांतों को फैलाया। कुछ बातें उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी आती हैं, दर्शन में, वो सब भारतीय प्रभाव में आ जाते हैं। और जब मैं झारखंड आता हूँ तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो बलिदान किया गया वो भी चरित्र की बात है। मैंने कई स्थानों पर नाम देखे उस प्रकार से। जब जीवन जीवन को पढ़ाने लगता है तो वो चरित्र का अंग बन जाता है। पुस्तकें उनके गुणगान करती हैं, लेकिन हम बहुत कुछ सीखते हैं। यह भी सच है, शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। मैंने पिछले सत्र में यही कहा था कि व्यावहारिकता में ढलना चाहिए। हर सिद्धांत अपने आप में जब तक व्यावहारिकता का रूप नहीं लेता, और मैंने भारतीय परंपरा की बात करें तो मैंने एक श्लोक का आपको संकेत दिया था कि मालविका अग्निमित्रम एक नाटक है कालिदास जी का, उसमें दो अध्यापक आपस में लड़ते हैं कि श्रेष्ठ कौन है। तो उन्हें बताया जाता है कि कुछ लोग जानते बहुत कुछ हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाते, कुछ लोग अभिव्यक्त तो कर लेते हैं लेकिन ज्ञान उनके पास नहीं होता, व्यावहारिकता उनके पास हो सकती है। श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था एक बहुत सुंदर श्लोक है। प्राचीन भारत ने यह भी कहा है कि स्थिरता नहीं चाहिए, चरैवेति चरैवेति। कितने सुंदर रूप से उस चरैवेति के प्रश्न को उठाया, चलते रहो चलते रहो। मैं कहा करता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा कोई ठहरने वाली परंपरा नहीं है, नाम ही परंपरा में प्रवाह का है। लोग कहते हैं प्राचीन परंपरा, मैं कहता हूँ भविष्य की बातें हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने कई स्थानों पर यह बात कही, हर बार कहता हूँ। सन 1996 में वैश्विक स्तर पर, अर्थात संसार की 21वीं सदी की शिक्षा कैसी हो, एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, वो शिक्षा कैसी हो, यूएनओ के द्वारा या यूनेस्को के द्वारा उसी का अंग है, एक आयोग बनाया गया। फ्रांस के डेलोर्स महोदय उसके अध्यक्ष थे।
वो डेलोर्स कमीशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैं ये बात हर जगह कहता हूँ। वहाँ 4 बातें कही गई। अगर 21वीं शताब्दी की चर्चा अगर करनी है शिक्षा की, तो उसके 4 आधारभूत स्तंभ हैं। पिलर्स ऑफ एजुकेशन, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। पहला स्तंभ है शिक्षा का आधार ज्ञान होना चाहिए, लर्निंग टू नो। ध्यान रखना, लर्निंग का प्रश्न उठाया है, टीचिंग का प्रश्न नहीं उठाया। पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे, पढ़ाने की कला में यदि वो पढ़ाना बच्चों के जीवन का अंग नहीं बनता, बच्चे कैसे सीखा जाए इसे नहीं सीखते हैं, तो पढ़ाना नहीं हो सकता, टीचिंग नहीं हो सकती। इसलिए लर्निंग दैट मीन्स चेंज इन बिहेवियर, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। लर्निंग टू नो, ज्ञान हेतु शिक्षा। ज्ञान आया, अभी हमने चर्चा की सिद्धांत और व्यवहार की। व्यवहार नहीं आया तो क्या लाभ होगा? तो वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं, न जाने कितने चिकित्सक बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन वे भी चेन स्मोकर्स हैं। वे भी सायंकाल को कुछ पीकर बैठ जाते हैं। तो ज्ञान व्यवहार में नहीं आ पाया, इसलिए कहा ज्ञान को व्यवहार में भी आना चाहिए। तो उसे कहा लर्निंग टू डू, यही तो चरित्र है। यही तो चरित्र होगा। तीसरा बना, ज्ञान आया, कर्म भी किया, हम बहुत कुछ प्राप्त भी कर गए, नौकरी भी प्राप्त कर ली, लेकिन हर शहर में अगर वृद्धाश्रम खुल जाते हैं तो सोचना पड़ेगा ये ज्ञान और कर्म का रूप क्या होगा। ओल्ड होम्स का मतलब है हम अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहे हैं। बढ़ते तलाक बता रहे हैं कि हमारा चरित्र कैसा है। मैं तो कहने लगा हूं, विवाह बाद में होते हैं, तलाक पहले हो जाते हैं। उज्जैन से चढ़ा हूं बस में, उज्जैन के बाद एक स्टैंड आता है, वो कौन सा है मुझे स्टैंड का नाम ध्यान नहीं आ रहा, बहुत भीड़ है, लोग चढ़ते हैं वहाँ से। नवादा है या कुछ ऐसे ही है, नागदा, नागदा है ना। वहाँ से 8 लोग चढ़े, ऐसे भागकर बालिका जो थी सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठ गई। भाई से कुछ युद्ध हुआ, नहीं मैं ऊपर होंगी, वो बीच वाली सीट पर चला गया। नीचे मौसी जी थी, वो शायद आ गई मेरे सामने वाली सीट पर। माता जी भी गुस्सा कर रहे थे, वो साइड वाली पर बैठ गई। पिताजी भी गुस्से में थे कि दोनों सीट लेकर बैठ गए, वो अपने कहीं और बैठ गए और एक हमारे बीच वाली सीट में चले गए। सातों के सातों लोगों ने अपना मोबाइल खोल लिया, आपस में बातचीत ही नहीं। और जो सुनने की रही सही कसर होती थी, वो टोपा पहन लेते हैं, उससे गायब हो जाती है। कौन क्या कर रहा है, वो अपने में मस्त हो जाते हैं, पता नहीं, मुंह भी हिलाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। मिलकर रहना नहीं आ पा रहा, इसलिए शिक्षा आयोग को लिखना पड़ गया, लर्निंग टू लिव टुगेदर। अरे शिक्षा पाकर मिलकर रहना भी सीख लो। कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में बहुत से अध्यापकों की दृष्टि इस बात पर होती है उसके कमरे में कौन कौन जा रहा है, कौन अध्यापक उनका प्रिय है, कौन मेरे प्रिय छात्र हैं। आप इसे विस्तार से जानते हैं, उसमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। लर्निंग टू लिव टुगेदर। हम अपनी लैबोरेटरीज में बंद हो जाते हैं, दूसरे को दिखाना भी नहीं चाहते। ज्ञान आया, कर्म आ गया, मिलकर रहना भी सीखा। ये मिलकर रहना सीखना भी चरित्र का ही
अंग है। और फिर मनुर्भव, मनुष्य बनो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी, मनुष्य बनो। ये चारों सिद्धांत जब आए, मैंने उस कमीशन की रिपोर्ट को देखा, मेरे मन में प्रश्न आया, ये चारों सिद्धांत कहां से आ गए? ये तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंग हैं, जीवन के अंग बना दिए गए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का कैसे पता चला? मैंने उसकी रिपोर्ट देखी, वहां कौन कौन लोग थे, तो सारी कहानी समझ में आ गई। क्योंकि भारत की ओर से संस्कृत के विशेषज्ञ थे डॉक्टर कर्ण सिंह, कईयों ने नाम सुना होगा। वे तो भारतीय ज्ञान परंपरा के पुरोधा माने जाते हैं। उनका बहुत नाम था। उन्होंने कहा, अगर विश्व की शिक्षा को बचाना है, ये 4 स्तंभ ले लो। ये चारों स्तंभ कहां से आए? पहले कहा लर्निंग टू नो। प्राचीन भारत ने बार बार कहा है, यानी ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। गीता ने बार बार कह दिया, 6 खंड भी, 6 अध्याय भी ज्ञान खंड कहलाने लगे। और बहुत ही सुंदर कह दिया, ज्ञान सदृशम न पवित्रम ही वर्तते। इस दुनिया में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं। ज्ञान आता है, फिर कहा कर्म आना चाहिए ना, उसे व्यवहार में ढलना चाहिए ना। तो कितना सुंदर इस संस्कृत ग्रंथ ने कह दिया, ज्ञानम भारः क्रियां विना, ज्ञान भार बन जाता है अगर उसे क्रिया में ढाला नहीं गया। गीता का तो यही संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। और मजेदार बात यह बनती है, भारत में प्रायः हर भाषा के शब्दों का आधार क्रिया है। आपने कहा आकाश, आपको संज्ञा लगती है, लेकिन आकाश का अर्थ क्या है? आ का अर्थ होता है चारों ओर से। काश में धातु है, वर्ब है कस, कस का तो होता है खुलना। एक मधु आती है कास मधु, वह मधु जो कंठ को खोले, विकास। फिर आगे प्रत्यय लगकर बनता है आकाश, यानी आकाश का अर्थ है जो चारों ओर से खुला है। व्हाट ए ब्यूटी, कस धातु है। भूमि इसलिए भूमि कहलाई कि वो भू है, स्थित है। पृथ्वी इसलिए कहलाई वो पृथ है, फैलाव है। धरा इसलिए कहलाई उसने धारण किया रखा है। और जब मैत्री शरण गुप्त लिखते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा बिखेर रही है, पृथ्वी नहीं बिखेर रही है, भूमि नहीं बिखेर रही है, वसुंधरा बिखेर रही है। क्या बिखेर रही है? मोती बिखेर रही है बिखेर देती वसुंधरा। मोती, मोती उसी के पास हो, जो मोती जिसके पास है वही तो बिखेरेगी। और वसु का अर्थ होता है मोती, मोतियों को धारण करने वाली वसुंधरा। हर शब्द के पीछे एक क्रिया है, एक कर्म है। कर्म में लगना चरित्र का प्रमाण बनता है। और फिर लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये बात आज की बात कही जा रही है। बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी, एक राजा, एक सेठ थे, मृत्यु अवस्था पर पहुंचते हैं। 5 बेटे हैं या 4 जितने भी हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। कहते जाओ एक एक तिनका लाओ, लाए, इन्हें तोड़ो, तोड़ दिया, सबको इकट्ठा कर दिया, नहीं तोड़ पाए। कहते हैं अगर लड़ते रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, नहीं तो तुम्हें हर कोई तोड़ कर रख देगा। ये कहानी नहीं, ये एकता का संदेश है।
और कितने सुंदर प्राचीन भारत ने ऋग्वेद में कह दिया, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, चलो मिलकर, बोलो मिलकर, मन हो सबके आपस में समान। संगच्छध्वम इसे कहते हैं लर्निंग टू लिव टुगेदर। मनुष्य बनो। कौन हो सकता है मनुष्य? न जाने कितने श्लोक संस्कृत के हैं, लेकिन एक बहुत श्लोक सुंदर है। वो कहता है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के ये 10 लक्षण है। धर्म यानी मनुष्य धर्म के 10 लक्षण है। पहला क्या कहा? धृति, धैर्य। आज आप अखबारों में पढ़ते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं तो समाचार आ जाता है कि भीड़ में 2 लोग थे, पीछे वाले ने अगले वाले को चाकू इसलिए मार दिया क्योंकि वो हॉर्न बजा रहा है, वो हटा नहीं रहा, क्योंकि हमारे में धैर्य नहीं कि हम प्रतीक्षा कर सकें। कहानी आज की है धैर्य न रखने की, और लिख दिया गया था ऋग्वेद में। इसलिए मैं कहता हूँ ऋग्वेद तो भविष्य कथन है, वो केवल और केवल प्राचीन कथाओं का पुलिंदा नहीं है। हम क्षमा नहीं कर पाते। महावीर स्वामी ने यही तो कहा है, क्षमा उत्सव मान लिया गया, क्षमोत्सव। क्षमा करो दूसरे की बात को। गलतियां होती रहती हैं, अनजाने में होती हैं, न जाने कितने नाटक, कितनी इस प्रकार की बातें कही गई हैं। क्षमा का प्रश्न उठा दिया गया। धृति क्षमा दमो, अपने मन पर वश में करो ना। मन नहीं करता है। न जाने घर में कितने कपड़ों के आडंबर हो जाते हैं, बहुत इकट्ठे होते हैं, फिर भी बाजार निकलते हैं, सैलरी ठीक ठाक हो गई है, अच्छी मिल जाती है, दुकान वाले ने बड़ी चालाकी की हुई है, कपड़े की दुकान पर रंग बिरंगे न जाने कितने बल्ब लगा रखे हैं, इसलिए तो लगाए रखे हैं। हम उस शोरूम में घुस जाते हैं, क्या रंग देखते हैं, उस लाइट के कारण नए नए रंग दिखाई देते हैं। मन मचलता है, कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, खरीद लेते हैं, घर आते हैं, देखते हैं वह रंग तो नहीं है जो वहाँ देखा था। इसीलिए तो कपड़े की दुकानों पर शोरूम में बहुत अलग अलग रंग के बल्ब लगे होते हैं कि आपको बहकाया जा सके। न जाने मन करता यह खा लीजिए। मैं कहता हूँ मनुष्य का मन बड़ा चिकित्सक है। अगर देखकर मन नहीं करता खाने को तो मत खाओ, नहीं तो वो पचेगा नहीं। न जाने हमारे भोजन में क्या क्या आ गया है। हमारे मित्र थे, उनके पास एक मोटरसाइकिल थी। उस मोटरसाइकिल की विशेषता यह थी, उसमें हॉर्न के सिवा सब कुछ बजता था, ठक 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 ठक, तो लोग डर जाते थे। ब्रेक भी नहीं थी। पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, उसकी बड़ी मज़ेदार कहानी है। हम भी जो खाना है वो नहीं खाते हैं। शादी वाले भी बड़े चालाक होते हैं, इतना वो खाद्य पता नहीं क्या क्या रख देते हैं, सूप वूप, खाने से पहले ही दुनिया भर की चीज़ें रखते हैं, वो भी खा जाते हैं, फिर भोजन भी थोड़ा खा लेते हैं, फिर घर में जाकर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मन वश में नहीं है। बहुत समझाया कृष्ण ने अर्जुन को, फिर भी अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। ये मनोमय कोश वालों ने बताया। कृष्ण मना नहीं करते हैं, कहते हैं सच कह रहे हो, लेकिन उपाय 2 तो हैं, अभ्यासेन वैराग्येण च कौन्तेय। हे कुंती के पुत्र, अभ्यास से और वैराग्य से मन को अपने नियंत्रण में रखा जा सकता है। हर बार एक जीख नया आ जाता है, हम मोबाइल नया खरीद लेते हैं। ये मन को वश में ना रखा। अरे मोबाइल का अर्थ है अपने, कहते हैं जी घर वालों से बात करते हैं। मैंने कहा घर वालों से कौन बात करता है? 2 मिनट भी कोई नहीं कहता मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। डरते इतना है, घर जाने से पहले सारे मैसेज डिलीट करते हैं, कोई देखना ले। हाँ, मोबाइल ने स्टाइल बहुत सिखाया। मैंने कहा जब मोबाइल आने के बाद पैसिव टेंस पढ़ाया जाता बहुत अच्छा होता।
जब पूरे ग्रुप में बैठे हैं तब बात पैसिव टेंस में की जाती है, क्योंकि यह नहीं पता चलता है पुरुष है या स्त्री है। तो बात उसी प्रकार से होती है। बट एनी हाउ, ये मन को वश में न रखना। ऐसे न जाने कितने ही बातें हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, मन की पवित्रता नहीं है। चोरी उस प्रकार की नहीं, यानी अजीब सा लगा मुझे जब विश्वविद्यालय को लिखना पड़ गया, शोध करते समय आपको टेस्ट कराना पड़ेगा प्लेगरिज्म का। कितनी लज्जा की बात है, विश्वविद्यालय में लोगों को कहा जा रहा है प्लेगरिज्म कराइए, आपने खुद कितना लिखा है, दूसरों से कितना उतारा है। ये गर्व की बात नहीं है, लज्जा की बात। यही तो चोरी है। कितने सुंदर ढंग से इन 10 धर्मों की चर्चा कर दी गई है कि आपकी धी हो, बुद्धि हो, धीर विद्या पढ़ते रहो, सत्यम सच्चाई हो, अक्रोध क्रोध न करो। छोटा बच्चा भी 2 साल का था, अपनी माँ के पास बैठा हुआ था, मम्मी मेरा मूड नहीं कर रहा, मुझे ना लगता है डिप्रेशन हो रहा है। मैंने कहा यार तेरी उम्र तो 2 साल की, डिप्रेशन कहाँ से हो गया? क्रोध आता है, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है। अब क्रोधा कितने सुंदर ढंग से कहा, अगर जीवन शांत चलाना है तो इन 10 गुणों से बचो ना। यह जो कहा मनोभाव, मनुष्य बनो, यह जो कहा लर्निंग टू बी, जिस पर 1973 में पूरी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, लर्निंग टू बी फेर ए रिपोर्ट। क्या बात कही गई थी वहाँ, पढ़कर देखिए। ये चारों सिद्धांत 21वीं शताब्दी की शिक्षा के हैं, लेकिन चारों सिद्धांत जीवन के अपनाने के लिए हैं, जो हमारे चरित्र का निर्माण करता है। और ये चारों सिद्धांत प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंग के रूप में हैं। आप कैसे अलग कर सकते हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः को आप क्या कहेंगे? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः, माँ पृथ्वी मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूं। आप क्या कहोगे? यूएनओ में बैंक बना है, यूएनओ के बैंक में वो ऋण दिया जाता है। आप वसुधैव कुटुंबकम को क्या कहोगे? ये यूएनओ की वो शाखा नहीं है जो मेरा मन कल्याण में लगा रहे, तन में मना शिव संकल्पमस्तु, इसे आप क्या कहोगे? अरे भारत ऐसा देश है जिसमें रोग की चर्चा नहीं है, आरोग्य की चर्चा है। यह आयुर्वेद रोग का उपाय नहीं बताता है, यह उपाय बताता है अपने पेट को ठीक रखो तो आपके पास रोग नहीं आएंगी। रोग कब न आए, कैसे ना आए, भारत का आयुर्वेद यह बताता है। वो केवल डिसीज जो हमें रहने में अनकंफर्टेबल करती है वो नहीं है। भारत बताता है, भारत का ज्ञान बताता है, अरे चीजें रहस्यमय हैं। ये वृक्ष नहीं है, ये वृक्ष केवल वृक्ष जो दिख रहा है वो पत्तियां हो सकती हैं, तना हो सकता है, मूल कहीं और है। इसलिए ईशोपनिषद को लिखना पड़ गया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम तत्वम पूषण अपाभिनु सत्य धर्म दृष्टाय। मुझे सच देखना है, मुझे सच्चाई देखनी है। इसलिए इसके पीछे तो कौन सा प्राण तत्व है जिसके पीछे ये सच्चाई छिपी हुई है। इसी सच्चाई को ही आज हम अनुसंधान कह देते हैं। भारत और आगे जाता है, वो कहता है केवल नकली वातावरण में 10 भी नहीं 2% के आंकड़े इकट्ठे कर अपने बेकार के सिद्धांत लागू करके पीएचडी लिखना अनुसंधान नहीं है। अरे संधान करो। बीएचयू में विजिटर नॉमिनी के रूप में था, प्रमोशन के लिए इंटरव्यूज थे। एक एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वे आए, अच्छा लगा। प्रोफेसर सुधीर जैन वीसी थे। मैंने पूछा
आप एसोसिएट से प्रोफेसर हो जाएंगे तो क्या अंतर आएगा आप में सैलरी को छोड़कर? सर यहाँ ना रिसर्च के बहुत मिलेंगे। मैंने कहा अगर प्रोफेसर भी रिसर्च करेगा तो सर्च कौन करेगा? अरे भाई रिसर्च तो तभी होगी, पहले सर्च तो हो। प्रोफेसर का काम सर्च करना है, बाकियों का काम रिसर्च करना है। उस ज्ञान का नए परिवेश में किस प्रकार से उपयोग हो वह रिसर्च है, मूल निकालना सर्च है। प्राचीन भारत ने यही कहा, उसकी शिक्षा की प्रक्रिया यही थी। तैत्तिरीयोपनिषद में पहला मंत्र आता है अथादि विद्यम। आइए मैं विद्या की चर्चा करता हूं। आचार्य पूर्व रूपम, आचार्य कहा, अध्यापक नहीं कहा, उपाध्याय नहीं कहा, शिक्षक नहीं कहा। शिक्षक का सिखाना नहीं होता है, शिक्षक का होता है सीखना। शिक्ष धातु, इसलिए पंजाबी में कहते हैं सिक्खा, जो सीखने वाला है। जब कोई नया नया बनता है वो शिक्षक बनता है, जिसका अर्थ ये निकलता है अपने विषय को भी यदि सीख, अपने विद्यार्थियों के स्वरूप मनोविज्ञान को भी पढ़ सीख। कुछ दिन के बाद वो उपाध्याय बनेगा, पहले शिक्षक तो बन जा। वो सीखने की प्रक्रिया है, सिखाने की प्रक्रिया नहीं है। इसलिए पहला सोपान शिक्षक बनना है। परीक्षा में तो 70-80% अंक आ जाते हैं, लेकिन तब पता लगता है जब मेरी पहली कक्षा होती है, विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, तब पता लगता है मुझे फिजिक्स कितनी आती है, हिंदी कितनी आती है। एक हिंदी के प्रोफेसर साहब से पूछ ही लिया, ये करण सुना है कारक होता है, एक संबंध कारक, उसमें 6 कारक चिन्ह होते हैं, संबंध काके की रारेरी, ये 6 क्यों होते हैं? व्याकरण वालों ने बताया है। व्याकरण वालों ने क्यों बता दिया? कैसे सिखाओगे बच्चों को कब का लगेगा, कब के लगेगा, कब की लगेगा? बंगाल में यही समस्या तो है। कहां का लगना है, कहां के लगना है, कहां की लगना है? अरे भाई सीख जाओ। हिंदी में का के इस बात पर निर्भर करता है जिसके साथ संबंध है उसका लिंग क्या है। राम का भाई जाता है, लेकिन बहन कर दूं तो राम की बहन जाती है। वो पुल्लिंग है तो का है, यहाँ स्त्रीलिंग है तो की है। और अगर बहुवचन हो जाए, राम का भाई जाता है लेकिन राम के भाई जाते हैं, तो के बहुवचन का प्रतीक है, एक ही मात्रा बहुवचन का प्रतीक है। लड़का लड़की। और रारेरी उसी का ही है, तुम्हारे साथ और मेरे साथ। मध्य पुरुष उत्तम पुरुष में रारेरी है और अन्य पुरुष में काके की है। इस प्रकार का सिद्धांत निकालना प्रोफेसर का काम है। भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तक पढ़कर भाषा विज्ञान पढ़ाना प्रोफेसर का काम नहीं है। मेरे गुरु थे, मुझे पढ़ाया भोलानाथ तिवारी जी ने। मेरे ही कमरे में आकर विराम भी करते थे विश्वविद्यालय में जब था। बड़े अद्भुत व्यक्ति थे। हालांकि पिछले सत्र की बात होती, लेकिन समय नहीं था। अब बता सकता हूँ। 10 दियाँ पढ़ाना किन गंदी है, पढ़ाना किसे कहते हैं, उसी से जुड़ा है। लेकिन वो चरित्र देखिए, चरित्र और पढ़ाने को अंतर नहीं कर सकते हो। मैं जा रहा था, बस में था, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का नाम तो सुना होगा, कम से कम भाषा विज्ञान वालों ने सुना होगा। वे राजघाट के बस स्टैंड पर खड़े हुए थे। 15-20 लोग कहीं आसपास खड़े थे, वे पीछे खड़े हुए थे और कुछ लिख रहे थे। मैंने कहा सर यहाँ खड़े हैं। मैंने भागा, जल्दी से मैंने ड्राइवर प्लीज़ रोको रोको। कहते क्या हुआ, वहाँ क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मेरे गुरुजी खड़े हैं, रोको तो सही। बहुत आगे रोक दी। मैं भागता भागता पीछे आ गया। तिवारी जी, वो लोग तो दूसरे थे, ये कहीं और खड़े हुए थे। बेटा आप इसकी चिंता करोगे, मैं तो हिलता रहूँगा, कोई बात नहीं, आप बता दो कहाँ खड़े होना है।
अब दिक्कत होती है कि मैं अगर वहाँ खड़ा होऊंगा ये समझ गए इनसे बहुत प्रेम है, यहाँ खड़ा होंगे समझे इनसे बहुत प्रेम है, इसलिए घूमना पड़ता है कि मैं सबके लिए समान हूँ। ये तो चरित्र है ना। तो तिवारी जी, मैं गया चरण स्पर्श कर, जाओ दूर जाओ, इशारा किया, मैं दूर हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग चले गए, वो तीसरी ग्रुप में खड़े हो गए। 20 मिनट हो गए, मैं खड़ा रहा। 20 मिनट के बाद वो आए, मैं तुम यहाँ कहाँ से आ गए? मैंने कहा आप यहाँ कहाँ से आ गए और क्या कर रहे थे आप? डायरी लेकर कुछ लिख रहे थे। कहते बेवकूफ़, मैं क्या पढ़ाता हूँ? मैंने कहा भाषा विज्ञान। अगर मैं लोगों की भाषा नहीं सुनूंगा, सिद्धांत कहाँ से निकालूंगा, उनका उच्चारण कहाँ से देखूंगा, शब्द कहाँ से देखूंगा? भाषा विज्ञान भाषा का विश्लेषण करता है, भाषा का प्रयोग जन सामान्य करता है। जन भाषा का मैं उदाहरण लेकर मैं भाषा के सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए सीख रहा था। यह अध्यापक होता है, इसे पढ़ाने के लिए पढ़ना कहते हैं। एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है विद्यानिवास मिश्र जी की, अध्यापन भारतीय परिप्रेक्ष्य। वो उसमें एक घुमक्कड़ शास्त्र किसने लिखा था? राहुल। उनका उदाहरण देते हैं कि राहुल शंकराचार्य जब भी जाते थे किसी गांव में चले जाते थे। मैं उनसे पूछता था आप यहाँ आकर हम जाते किसी गांव में चले जाते हो, लोगों के किसानों के बीच बैठ जाते हो, क्या करते हो? विद्यानिवास तू नहीं समझेगा, ये गांव के लोग बुनियादी तौर पर ज्ञान मूल जानते हैं, हम तो इनके अनुभवों को किताबों में जानते हैं। अरे मूल समझने जाता हूं, तुम तो प्रसाद पाते हो, मैं मूल पाता हूं। इसे अध्यापन कहते हैं। तो कितने सुंदर रूप से प्राचीन भारत ने ये सिद्धांत दिए। अथादि विद्यम, फिर कहा आचार्य, ये आचार्य है। फिर कहा आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम। अंतेवासी छात्र जो उसके अंतःकरण में रहता है। अंतःकरण में क्या रहना हम तो नाम भी नहीं जानते हैं। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, या फिर शीट देते हैं जो आए अपना लिख दो अटेंडेंस। समय नहीं देते हैं, नजरें ही नहीं मिलाते हैं। नजरें मिलाने का मतलब क्यों नहीं? वो डरिएगा पता नहीं क्यों मिला रहे हैं। देखना एक बार सबको दृष्टि लगे, मैं सबको देख रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, ये दिख नहीं रहे थे। मैंने कहा कैसे कहेंगे ये समानता कर रही है, फिर इधर वाले नहीं दिखेंगे तो इसलिए मैं इधर चला जाता हूँ। यह है कि मुझे सबके बारे में सोचना है। अंतेवासी उत्तर रूपम, ये अध्यापक का चरित्र है। विद्या संधि ही जो इन दोनों को जोड़ता है वो विद्या है। लेकिन अगला शब्द बड़ा मजेदार है, प्रवचनम संधानम, पढ़ाना संधान है। कौन कैसे पढ़ता है? हम आज कहते हैं देयर आर नो टीचिंग स्टाइल्स, देयर आर लर्निंग स्टाइल्स आल्सो। इसलिए बच्चों के सीखने के तरीकों को जानना संधान है। क्या प्राचीन भारत की कथा है। प्रथम अध्याय शिक्षा नीति का पहली पंक्ति क्या कहती है? समय ना होने के कारण मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर वहां जाना पड़ेगा, मुझे कुछ बदलना भी है। नहीं कोई बात नहीं। वहां लिखते हैं अभी भी शिक्षा का लक्ष्य आएगा, लेकिन वहां भी लिखा है शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति के समग्र विकास की चर्चा करना। ये समग्र क्या है? ये समग्र क्या है? मनुष्य के व्यक्तित्व को, मनुष्य को 5 भागों में बांटा, जिसकी चर्चा पिछले दिनों हुई। सबसे पहले मेरा शरीर आपको दिख रहा है। हमने कहा अन्नमय कोश। क्यों कहा अन्नमय कोश? अन्न शब्द बना है अद धातु से। अद मीन्स खाना, खाकर हमारा शरीर बना। ये स्थूल रूप है। हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं।
अन्नमय कोश, शरीर का विकास हो। ये शरीर का विकास कम से कम मोमोज खाकर तो नहीं होगा। ये शरीर का विकास फास्ट फूड से तो नहीं होगा। और भारत तो बड़ा अजीब सा रहा है। पहले उसने कहा खाओ, लेकिन खाना क्या है आयुर्वेद बना दिया कि आयुर्वेद में लिखा है खाना ऐसे है और इस प्रकार से है। अन्नमय कोश, शरीर व्यर्थ हो जाएगा यदि मेरे प्राण तत्व ठीक नहीं है, इसलिए कहा प्राणमय कोश। शरीर है, प्राण है, पशु पक्षियों के भी होते हैं, उनमें भी स्नेह बहुत होता है। तो उसने कहा कि मनुष्य के पास एक मन भी तो है जो स्नेह करता है, मोह करता है, पशु पक्षी भी करते हैं। मुझे ध्यान आता है हरिद्वार में मैं पतंजलि आश्रम गया उनके अध्यापकों के लिए चर्चा करने के लिए। उन्होंने कहा, बाबा रामदेव जी ने कहा आपको हम अपनी गौशाला दिखाते हैं। मुझे वो गौशाला दिखाने के लिए ले गए, वे नहीं ले गए मतलब उनके साथी ले गए। वहाँ एक भूरे रंग की, बहुत आपकी कुर्ते की तरह भूरे रंग की थी, बहुत ही सुंदर गाय खड़ी हुई है। उसने लगता है बच्चे को भी जन्म दिया था, वो बच्चे का भी रंग वही था। मैं बड़ी प्रसन्नता से उसके पास जाने लगा, एकदम आवाज़ आई। वो देखा वो गाय तड़प रही थी, वो हिल रही थी। अगर रस्सी से बंदी ना होती तो मुझे कहीं पर कहीं पहुंचा चुकी होती। उसने समझा मैं उसके बच्चे के साथ कोई छेड़छाड़ करने जा रहा हूँ। उसने सावधान कर दिया, खबरदार यह उसका भी मन है, यह मनोमय कोश है। और फिर शरीर तो है, मन तो है, प्राण भी है, फिर उचित क्या है, अनुचित क्या है, यह हमारा विज्ञानमय कोश है, विश्लेषणात्मक शक्ति। किसी भी व्यक्ति के चरित्र में ये सभी का विकास भली भांति होना अनिवार्य है। ये भारतीय परंपरा कहती है। आनंद कहीं बाहर नहीं छिपा है। वो कोई 100 रुपये किलो नहीं मिलेगा, वो 1000 रुपये किलो नहीं मिलेगा, वो हमारे भीतर है। आकाश होता है चारों ओर, नंद होता है प्रसन्नता। जब हम हर प्रकार से प्रफुल्लित होते हैं तो वो आनंदमय कोश बन जाता है। यह हमारी यात्रा है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म की ओर आना, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर आना। और कितने सुंदर रूप से भारत में, मैंने कहा ना, ज्ञान परंपरा तो केवल प्राचीन नहीं, आधुनिक में भी आती है, अब भी आती है। कुछ करेंगे चर्चा, लेकिन बीच में एक हिंदी काल आता है, छायावाद आता है। उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सुंदर रूप से मनुष्य का वर्णन कामायनी में कर दिया है। कामायनी एक महाकाव्य है। प्रारंभ भी चिंता से होता है। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये चिंता सर्ग है। फिर न जाने कितनी भावनाएं आती हैं, कभी श्रद्धा आती है, कभी ईड़ा आती है, वो मनुष्य की धारणाएं हैं। कहीं संतोष आता है, विवेक आता है, बहुत आते हैं, लेकिन अंत में आनंद सगर आता है। और आनंद सर की अंतिम पंक्ति है, आनंद सघन घना था। जब हम चिंता से आनंद तक पहुंचते हैं, इस लोक की जब यात्रा करते हैं, बीच में बहुत कुछ आते हैं, उसके उपाय ढूंढते हैं, उससे मनुष्य का चरित्र बनता है, जिसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में बता दिया है। यह प्रवाह है। ज्ञान बहुत हो सकता है, वहां ज्ञान संदर्भ में भी कहा ज्ञान और क्रिया में भेद चलता रहता है। बहुत सुंदर रूप से जयशंकर प्रसाद ने कहा, शिक्षा का कार्य, लक्ष्य, उसने कहा समग्र विकास। और समग्र विकास में 5 कोश आए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, ये कोश शब्द का उपयोग तैत्तिरीयोपनिषद नहीं करता है, इसकी व्याख्या शंकराचार्य करते हैं। और कहा कोश क्यों कहा? कोश का अर्थ है
खाली नहीं है, ये कोश है, इसमें कुछ है। मनुष्य में सारी शक्तियां विद्यमान हैं, उनका उद्घाटन करवाना यह अध्यापक का कार्य है। यानी विद्यार्थी की छिपी हुई शक्तियों को, जिसे विवेकानंद का सुप्त शक्ति तुम हे मानव, उठो जागो प्रयाण करो। तुम तो छुपी हुई शक्ति हो मानव, उठो प्रयास करो, चल पड़ो, चलई वेती चलई वेती। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है। रुकना नहीं, चलते रहना। कितने सुंदर रूप से प्राचीन भारत में इसकी चर्चा की है। इसलिए कोश कहा, जैसे बीज एक कोश है। ये पूरे वृक्ष, ये पौधे, ये सामने के सारे वृक्ष, विशाल वृक्ष उस बीज में ही बंद थे। उसे वातावरण चाहिए था। हम धरती में गाड़ देते हैं, हम गुड़ाई करते हैं, हम पानी देते हैं, धूप को आने देते हैं, धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होता है। अरे बहुत कोमल है, उसकी ज़रा पंखुड़ियों को हाथ में लगाओगे तो देखो मुड़ जाएगी, लेकिन इतनी सख्त पृथ्वी को भी वो फोड़ कर बाहर निकल आते हैं। कभी ऐसे ही मैं जा रहा था अपने महाविद्यालय, दिसंबर का महीना था, हल्की सी धूप थी भी नहीं भी थी, किरणें प्रस्फुटित हो रही थी। मैंने आवाज़ सुना, टक, कोई कहाँ से आ गई आवाज़, या तो कोई नहीं। तब देखा एक कली फूटी थी, तब लिख डाला, सुबह की ठंडी धूप की तपिश को देखो तो सही। सुबह की ठंडी धूप की तपिश में देखो तो सही। उद्घाटन का अर्थ समझ आ जाएगा। उद्घाटन किसे कहते हैं? ये कोश उद्घाटन का प्रतीक है। मनुष्य की, बच्चों की भीतर समाई हुई शक्तियों को बाहर कैसे उद्घाटित कर सकते हैं, वो चरित्र बनता है। कितने सुंदर रूप से प्राचीन भारत ने उसे कहा। इस प्रकार उद्घाटित होता है। पहली पंक्ति में ही पंचकोश की चर्चा की गई है। पंचकोश का नाम नहीं है। यह खोज करवाना अध्यापक का काम है। उसके पीछे निहित भाव क्या है? इसलिए सिद्धांतों में 25-26 जो सिद्धांत अंत में दिए गए हैं अभी दिखाऊंगा, और उससे पहले ये नीति ने एक बात कही। हमारे नीति का आधार क्या है? आधारभूत सिद्धांत क्या है? हम शिक्षा के द्वारा क्या बनाना चाहते हैं? तो कहता है, शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य ऐसे अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्क संगत विचार और कार्य में सक्षम हों, जिनमें करुणा और सहानुभूति। बुद्ध और महावीर इसी करुणा के कारण ही तो बुद्ध बने और महावीर बने। मदर टेरेसा की ये करुणा, जो भी उद्देश्य रहा हो, लेकिन ये करुणा की मूर्ति का प्रश्न उठ जाता है। हम दूसरे के दर्द को देखकर उफ करके ही नहीं करके चल दिए, हम उसके साथ जुड़कर उसकी सहायता करें, वो करुणा ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा नीति ने बार बार करुणा की बात की है। मैं एक ग्रंथ का नाम देता हूँ, इंटरनेट पर उपलब्ध है, कृपया उसे पढ़िएगा। उसके 14, 15, 16, 17 पृष्ठ तो ज़रूर पढ़िएगा, पेज नंबर 14, 15, 16, 17। NCTE की साइट पर एक ग्रंथ है, NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। लगभग इसके 46-50 पृष्ठ हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने इसे प्रकाशित किया है।
इसके पृष्ठ संख्या 14, 15, 16 पर हिंदी में भी शायद वहाँ उपलब्ध अभी नहीं है, मेरे पास है। मैं देखता हूँ, अगर इसमें होगा तो मैं आपको दे दूँगा। मैं ऐसा करूँगा, मेरी पेन ड्राइव में अगर है तो मैं यहाँ डाउन दे दूँगा, आप सबको दे दीजिएगा, लेकिन मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी, पढ़िएगा। उसमें बताया गया है अध्यापक के गुण क्या होने चाहिए। 3 प्रकार के अध्यापकों की चर्चा की है: प्रोफिशिएंट टीचर, एडवांस टीचर एंड एक्सपर्ट टीचर। जो नया नया अध्यापक बनता है, फिर कुछ उन्नति पाता है और बाद में का एक्सपर्ट टीचर, अर्थात जो कुशल हो जाता है। ये कुशल क्यों कहा? कुशल क्या होता है? कुश एक घास है। उस घास की विशेषता यह रहती है, उसे अगर तोड़ोगे तो रक्त जरूर निकलेगा, वो कांटों से घिरी रहती है, कांटों से घिरी रहती है, उसे तोड़ने में खून निकलता है। लेकिन कोई व्यक्ति उस कुश को तोड़कर भी लाए, विवाहों में उसका उपयोग किया जाता है, उस कुश को तोड़कर भी लाए, खून नहीं लाए, कहते बड़ा ही चतुर है, इसलिए का कुशल, कुशान लाति इति कुशलः, कि बहुत प्रवीण है, बहुत सिद्धहस्त है, बहुत अच्छा कार्य करने वाला है। ये शिक्षक की यात्रा है। पहले वो जब प्रवेश करता है तो प्रोफिशिएंट है, ट्रेनिंग पाकर आया है, फिर कुछ अनुभवों से पाता है तो एडवांस होता है, लेकिन अंत में दूसरों के लिए मेंटर बनता है, मंत्रणा देने वाला बनता है, सिखाने वाला बनता है, तब वह चौथा तीसरा क्या था? एक्सपर्ट टीचर है। ये एक्सपर्ट क्या होता है? अंग्रेजी में 2 प्रीफिक्स उपसर्ग बड़े महत्वपूर्ण है, एक्स और ई। कौन कौन अंग्रेजी पढ़ाता है आप में से? आप पढ़ाते हैं। एक्स और ई, एक्स और ई जहां जहां लगा होता है, इसका अर्थ है भीतर से बाहर की ओर जाना। हम कहते हैं एग्जिट एक्स, एक्सपोर्ट बाहर भेजना, इवैल्यूएशन जो भीतर है बाहर लाओ, उसका हम मूल्यांकन यानी उसे मूल्य देंगे। एग्जाम्पल, सिद्धांत को बाहर के उदाहरण से सिद्ध कीजिए। तो एक्सपर्ट ही वही है जब व्यक्ति भीतर से अध्यापक बनने लगता है। विद्यानिवास मिश्र ने एक उसी पुस्तक में लिखा है, जब आदमी का हृदय भीगने लगता है तो वो आदमी बनता है। चरित्र का अर्थ यही है, किसी को देखकर उसके लिए सहानुभूति नहीं प्रकट करना, बल्कि हम उसके दर्द से जब भीग जाते हैं और उसके बाद उसके साथ जुड़ जाते हैं, वो चरित्र बनाता है। नहीं तो केवल बहाल का अलंकार है। केवल पाउडर क्रीम से अलंकार नहीं होता, मन की कितनी शक्ति है। चरित्र वो भीतर का अलंकार है। कितने सुंदर रूप से ये बात कही गई, करुणा होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। करुणा के लिए सहानुभूति का होना अनिवार्य है। सहानुभूति, स का मतलब है साथ, दूसरे के दर्द को महसूस करना अनुभूति है। सह उसके साथ मिलकर वह सहानुभूति है, सिंपथी है। क्या सुंदर शब्द है। चरित्र में करुणा चाहिए, सहानुभूति चाहिए, साहस और लचीलापन है। कार्य करने में मुझ में उत्साह है, लचीलापन है, फ्लेक्सिबल हूं। मैंने जिस प्रश्न का जो उत्तर सोचा है, मेरा विद्यार्थी दूसरे ढंग से सोचकर कोई दूसरा उत्तर दे सकता है, उसे सहना भी सीखें। मैंने कहा ना, उस बच्ची ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, मैं क्यों काटूं, मैं लचीला था। अरे ये क्यों 80 प्रश्न लिखेगी, छोड़ो, इसे महसूस करवाना है। मैं तो 2 पंक्तियों का प्रश्न लिख दिया। लचीलापन आ गया। अध्यापक को लचीला होना चाहिए। ये पढ़ाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। वैज्ञानिक चिंतन, क्या होता है वैज्ञानिक चिंतन? हम कहते हैं वैज्ञानिक अभिवृत्ति, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, अर्थात प्रामाणिकता,
कार्य कारण का संबंध। कोई अध्यापक देर से आता है तो उसके पीछे कारण क्या है पहले पूछ लो ना। हो सकता है वो गलत बताएगा, कोई बात नहीं, पहचान लो ना, लेकिन उसे ढूंढो। मेरा एक विद्यार्थी मुझे मेरे शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने बताया कि सर रोज देर से आता है। क्यों देर से आता है, कुछ पता किया? कहते सर वो मैं रोज़ पूछता हूँ, हर रोज़ नया कारण बता देता है। मैंने कहा एक काम करो, 15 दिन तक कम से कम इसके जितने कारण बताएगा लिखते चले जाओ। 15 दिन हो गए, पाया सर उसने आज इस तारीख को दे रहा है, रोज़ ही दे रहा है और ये कारण है। मैंने देखा, मैंने कहा एक भी ठीक नहीं है। मैंने कहा कक्षा क्या है? 11। उनका नाम तिलक राज जी। 11 साल के बच्चे की आयु क्या होती है? कहते हैं 17 वर्ष। मैंने कहा एडोसेंस पढ़ा है, किशोर अवस्था पढ़ी है? जी पढ़ी है। तो कारण तो वही है, चिंता मत करो। मैं गया कार्यालय में, उसका रजिस्टर निकाला, कहाँ रहता है? बी ब्लॉक जनकपुरी में रहता है। बहुत अच्छे। बुलाया उसे, बेटा कहाँ रहते हो? सर मैं जनकपुरी में रहता हूँ। जनकपुरी में कहाँ रहते हो? सर वो बी ब्लॉक में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये वही जगह है जो दशहरा ग्राउंड के सामने है? जी। जिसके सामने ही पहले एक स्कूल है? हाँ जी सर वही है। बस कहाँ से लेते हो? कहते हैं मैं वहीं से लेता हूँ। बस स्टैंड पर कब आते हो? कहते सर मैं 6:30 बजे तक आ जाता हूँ। सर बस, मैंने कहा रुकती है कि नहीं? चुप। सर वो बस नहीं मिल पाती, भीड़ बहुत होती है। मैंने कहा ठीक है जाओ। और मुझे तिलक राज जी ने बता दिया, बाकियों ने बताया, मैंने पूछताछ कर ली, लेकिन अभी तो ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का अर्थ है अभी थीसिस नहीं बना, अभी थीसिस बनने से दूर है, टेस्ट करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा। हाइपो का होता है बियॉन्ड, थीसिस का होता है अंतिम रूप। टेस्ट करने के बाद जब सभी चीज़ों को निकाल देंगे तब जो बचेगा वह थीसिस होगा। तो हमें तो थीसिस बनाना है, ये तो हाइपोथेसिस है। मैंने प्रधानाचार्य जी से कहा मैं कल देर से आऊँगा। क्या हुआ? मैंने कहा कहीं जाना है मुझे, आकर बताऊँगा। और मैं जनकपुरी के बीच पर पहुँच गया। उसने कहा था मैं 6:30 बजे, मैं 6 बजे पहुँच गया। वो खड़ा हुआ था, दूर था, उसने मुझे नहीं देखा, मैंने उसे देख लिया। मैं भी एक जगह छिपकर खड़ा हो गया। आखिर जानूं कारण क्या है, क्योंकि उससे संभालना भी तो मेरा काम है ना। 854 आई, खाली थी, वो नहीं चढ़ा। 854 फिर आई, वो नहीं चढ़ा। उसकी दृष्टि कहीं और है, दाल में कुछ काला है। और थोड़ी देर के बाद उसके शरीर में हलचल हुई, मेरे शरीर में भी हो गई। अब क्या होता है, कोई एक दूर से प्राणी आता है, वो उसे देखता रहता है। प्राणी बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है, वो भी उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। 854 आती है, वो प्राणी बस में चढ़ता है, ये भी चढ़ जाता है। मैंने स्कूटर वाले को रोका हुआ था, मैंने कहा बस के पीछे भी चलते रहो। टैगोर गार्डन एक जगह आती है, वो प्राणी उतरता है, यह भी उतर जाता है। वो प्राणी आगे आगे जाता है, यह भी जाता है। वो प्राणी दाईं ओर मुड़ता है, वहाँ भी वो भी मुड़ जाता है, थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। वो प्राणी होली चाइल्ड स्कूल, अगर कोई टैगोर गार्डन देखा हो, उसमें प्रवेश कर जाता है या कर जाती है, और ये दूर से देखता रहता है। वापिस आता है, बस पकड़ता है, स्कूल चला आता है। मैं भी ऑटो लेता हूँ, उससे पहले पहुँच जाता हूँ। पूछता हूँ बेटा आज क्या कारण हो गया? सर ऐसा हो गया। सर बेटा सच कह रहे हो? चुप, सच कह रहे हो, यही बात है? नो सर। फिर क्या कारण है? बताया। मैंने कहा फिर बात करेंगे। यह जो मैंने प्रामाणिकता के द्वारा प्राप्त किया, यह वैज्ञानिक चिंतन है। ये कारण कार्य का संबंध है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। उसे खोजना, उसे जानना,
यानी चरित्र का अर्थ है प्रामाणिकता। इसलिए भारतीय दर्शन में न्याय शास्त्र का पहला शब्द है, पहला सूत्र, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन सिद्धांत अवयव तर्क, अंत में है निश्चयसाधिगम। हमारा भारत का संविधान प्रियम्बल में ही कहता है, व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का निर्माण करना। टू डेवलप साइंटिफिक एप्टीट्यूड। और शिक्षा नीति ने बार बार कहा संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति। उस एनपीएससी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में भी पहला है कोर वैल्यूज। ये कोर वैल्यूज हैं जो चरित्र के अंग बनते हैं। वैज्ञानिक और चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, क्रिएटिव हो। सन 2005 में एक डॉक्यूमेंट आया, करिकुलम पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अभी 2023 में भी आ गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसका एक सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध हुआ, हालांकि वो लिखा तो है वाइगोस्की के नाम पर। वो कहता है हर बच्चा रचनात्मक है, लेकिन मैं कहता हूँ ये भारत में भर्तृहरि ने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था, अयोग्यो पुरुषो नास्ति। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, हर व्यक्ति में योग्यता है। कुछ कुछ सीखने की, सिखाने की योग्यता है, हम उसे पाते नहीं हैं, हम उसे कुछ और सिखाना शुरू कर देते हैं। उसकी इस रचनात्मक क्षमता को पहचानो, उसके बाद उसे उस दिशा में लाओ। इसलिए वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिखती है, रचनात्मक आकलनम, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रश्न उठाती है। उस बच्चे की दिशा को पहचानो, बच्चे को ऑब्जर्व करो। जिस इस अनुच्छेद के बाद वो बिंदु आएगा, थोड़ा ध्यान आपका मैं दूंगा। समय कितना मुझे बता दीजिए, मेरा तो ऐसे ही चलेगा। आप लोग थक तो नहीं गए? थोड़ी देर चल सकती है, 10-15 मिनट चल जाएगा, ऐसे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन करूँगा। नैतिक मूल्य और आधार है, इसका उद्देश्य ऐसे रचनाशील लोगों को तैयार करना है जो भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण। यह सारी बातें चरित्र निर्माण की बातें हैं और ये सारी बातें भारतीय ग्रंथों से आई हैं। कुछ अभी हम देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुख्य बात इसमें एक आती है, एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध होता है, जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन अगली बात थोड़ी सी इस रूप में देखते हैं। हर बच्चा योग्यताओं से युक्त है, इसने कहा प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। संवेदन मैं बता चुका हूँ, सहानुभूति प्रकट करना नहीं है, समवेदना। सम का मतलब है समान, वेदना का मतलब है महसूस, दर्द। उस बच्चे के दर्द को महसूस करो। मैं देख रहा था, मैं कोची जा रहा था, बस में एक बच्ची बार बार रो रही थी, माँ के पास थी, वो चुप नहीं हो रही थी। पिता ने ले लिया, कितने प्यार से उसने उसको सहलाने लगा, वो नहीं चुप हुई। फिर वो घूमने लगा, जबकि वहाँ कहा गया था वहाँ कि भाई इस समय इस प्रकार के स्थान से गुजर रहा है प्लेन, आप बैठ जाइए, लेकिन उसे विशेष लेने पड़ा। उसको कितने हृदय से उसने चिपकाया हुआ था, वो उसके दर्द को महसूस कर रहा था। हम कोची में सुबह सुबह 2 बजे कल मंदिर में खड़े थे, एक बच्ची को एक पिता ने उठाया हुआ था, उस दोनों और बहुत भीड़ थी,
प्रतीक्षा, पता नहीं 2 घंटे में बारी आई। उस बच्ची के एक हाथ इस कंधे पर, दूसरे हाथ इस कंधे पर, बार बार वो बच्ची को सहला रहा था, बार बार उसके मस्तक को चूमता था, कोई उसको हटाए उसकी नींद ना खुल जाए। ये संवेदना है, समवेदना है, उसके दर्द को महसूस कर रहा है। चरित्र केवल छात्र का नहीं, चरित्र अध्यापक का भी है। बच्चे के संवेदना रूपी उस दर्द की पहचान करता है या नहीं करता है। और फिर शिक्षकों और अभिभावकों को अकेला शिक्षक नहीं, अरे तुम्हारे पास तो कुल मिलाकर 6 घंटे के लिए स्कूल में आता है। आपका पीरियड तो आधे घंटे का आता है, जिसमें 5 मिनट हम देर से आते हैं, कुछ छोड़कर चले जाते हैं। एक विद्यार्थी के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं मिल पाता है। कहाँ से उसका हम ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ से हम उसका आकलन करेंगे? ऐसी स्थिति में बाकी वो घर में रहता है, मित्रों के साथ रहा, इसलिए कहा अकेले नहीं, अभिभावकों को। इसलिए शिक्षा नीति ने कहा 4थे अध्याय में पूरी मूल्यांकन की प्रक्रिया को आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा, और लिखा है 360 डिग्री का मूल्यांकन किया जाएगा। और यह भी कह दिया गया है बच्चा जब प्रवेश करता है उसके लिए एक रिपोर्ट कार्ड बनेगी, अगर वो किसी और विद्यालय में जाता है तो उसे रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी, और 360 डिग्री के मूल्यांकन करता है उसके अन्नमय कोश यानी शारीरिक विकास, उसके प्राणिक विकास, उसके मनोवैज्ञानिक विकास, उसके बौद्धिक विकास और उसके आनंदमय अर्थात कितना वो अपनी प्रसन्नता से कार्य करता है। इन सब का लेखा जोखा होगा जो वो आगे जाकर देगा। वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसकी सर्वांगीण विकास पर भी पूर्ण ध्यान दे सके। बस 10-15 मिनट और क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, उससे सब दिखाऊंगा। 2 बातें मुख्य होंगी, वो थोड़ा बताऊंगा। पीपीटीज आपको दे दूंगा, इसलिए आप पढ़ रहिएगा केवल। नहीं, प्रेजेंटेशन फॉर्म इस पर यह शिक्षा नीति का प्रारंभिक वाक्य है। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, मैं बता चुका हूँ। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। जब हम कहते हैं, और एक स्थान पर पढ़ा था, शैक्षणिक संस्था ऐसी हो, तो मित्रों मैं कहना यह चाहता था, चरित्र केवल छात्र का नहीं होता, चरित्र केवल अध्यापक का नहीं होता, चरित्र शैक्षिक संस्था का भी होता है। शैक्षिक संस्था कितना ध्यान देती है। अब जब इस सत्र प्रारंभ होने वाला था, आपके यहाँ के ऑफिसर, शिक्षा अधिकारी यहाँ आए, कुलपति सर से बात कर रहे थे, कहते हैं कि आपकी संस्था बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, ये तो बहुत आवश्यक विषय बता दिया है, इसका हम यूजीसी में भी वर्णन करेंगे, इसे सब लोगों को दिखाएंगे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर DN ओझा। आप बता रहे थे, इसका अर्थ है कि यह संस्था अपने अध्यापकों, अपने क्षेत्र के बारे में ध्यान रखती है, बड़ा ध्यान रखा गया। हर स्थान से 2-2 अनुभवी अध्यापक भेज दीजिए, यहाँ वाले सारे अध्यापक होंगे। यह क्या बताता है? यह इस संस्था का चरित्र बताता है, जिसका चित्र वहाँ स्वामी विवेकानंद का लगा हुआ है। Arise, awake and not stop, and stop not until the goal is achieved। सुप्त शक्ति तुम हे मानव, उठो जागो प्रयाण करो, चरई वेती चरई वेती। व्हाट ए ब्यूटी। और फिर मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, पीठ भी आपके पास होंगे, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय नहीं है। और क्या टाइम हुआ? 1 बजने वाला है शायद। कोई बात नहीं।
ना ठीक है। अरे मास्टरों का मेरे चरित्र की बात हो गई। हाउ टू लर्न, क्योंकि मैं खड़ा होऊंगा तो दिखेगा नहीं। हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाता है, ये बात वहाँ बताई गई है। शिक्षा नीति के सारे मुख्य बिंदु इस अनुच्छेद में आए हुए हैं। अच्छी शैक्षणिक संस्था मैंने बताई, वो शैक्षिक संस्था का चरित्र है। परिवेश निर्माण का प्रश्न उठाया गया, जो मैंने पिछली सत्र में अध्याय 12 के द्वारा कहा था। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। 4.5 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, स्मरण कर लीजिएगा, जीवन में उतारिएगा। क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोर होलिस्टिक, बच्चे को आलोचनात्मक दृष्टि से विकसित करें, यह भी चरित्र की बात है। इंक्वायरी बेस्ड, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न हो। डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कवरी क्या होता है? डिस्क कहते हैं ढका हुआ, डिस्क, कवर, डिस्कवर, कवर को हटाओ खुल जाएगा। इसी को उपनिषद कहता है, हिरण्मयेन पातेन सत्यस्यापि हितो मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु, सत्य धर्म दृष्टये पूषण अपावृणु। इस ढक्कन को हे सूर्यदेव हटाओ ना, मैं सत्य का दर्शन कर सकूं, हर बच्चे में छिपी ऊर्जा का मैं दर्शन कर सकूं, उसे कहते हैं डिस्कवरी। हर बच्चा एक अपने आप खोज की विषय है। मैं कहता हूँ बंद करो, ठीक है समस्याएं आएंगी, एक परिवेश बनाना होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी, सब आसानी से नहीं होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि बहुत कोहरा है, बाहर कैसे निकलेंगे? मैंने कहा देखो, जब कोहरा होता है द्वार तो खोलिए, आपको 4 कदम दिखने की जगह दिख जाएगी, उतना तो चलिए, अगले 4 कदम रख सकोगे, करते करते अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। प्रारंभ कीजिए, बाकी हो जाएगा। प्रारंभ तो करें। चरित्र का अर्थ क्या है? चर धातु है, इत्र प्रत्यय है जो उसे संज्ञा बनाता है, भाववाचक संज्ञा। व्यवहार, अभ्यास, कृत्य, कर्म, अनुष्ठान। अरे भैया मत चिंता, ये खैर तुम्हारे चरित्र का ध्यान रखता हूँ, इसमें सहायता कर रहा है ना मेरी, लेकिन मेरे कारण दिखेगा किसी को, ऐसा तो नहीं है। चलिए, ये सभी पॉइंटर्स हैं, चिंता ही मत करो। अनुष्ठान, स्वभाव, कर्तव्य, ये इसके सारे अर्थ हैं। केवल व्यवहार नहीं है, अभ्यास भी है, कृत्य भी है जो हम करते हैं, कर्म भी है, अनुष्ठान भी है। इतने सारे ये अर्थ शब्दकोश में मिलते हैं। आपटे का वीएस आपटे का वामन शिवराम आपटे की शब्दकोश में इतने अर्थ मिले हैं। बड़ा सुंदर मनुस्मृति का श्लोक है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन्। अपने चरित्र से सिखाते थे। जैसे उस दिन मैंने घटना बताई थी, अभी मैं जा रहा था, मेरे गुरुजी वहाँ खड़े थे, वो भीड़ के पास खड़े थे, वो नोट कर रहे थे और कहते थे कि मैं कैसे भाषा में बात करूँगा। उन्होंने अपने उस कृत्य से मुझे सिखा दिया, चांद किरण, जब तुम भाषा की बात करो, बच्चों की भाषा सुनना, अर्धावकाश में किसी कमरे में मत बैठ जाना, ग्राउंड में घूमोगे तो बच्चों का व्यवहार पता लगेगा, वो क्या क्या गतिविधियां करते हैं। अपने को अलग मत समझो, स्टाफ मीटिंग में जाओ, लेकिन बच्चों के कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से जाओ। किस में क्या क्षमता है पता लगेगी, तभी तो आकलन कर सकोगे, तभी तो असेसमेंट कर सकोगे। मैं कल बता रहा था, असेसमेंट का अंक देना नहीं है। हिंदी का मुहावरा है, पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देते हैं, पूत के पाँवों के पाँव चलाने की गति को पहचानो, पता लग जाएगा ये बच्चा क्या बनेगा। इसे कहते हैं आकलन, असेसमेंट। ये आपका पंचकोशीय विकास है, ये सारे जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है ये। इनका उद्घाटन ही चरित्र निर्माण करता है। आपका शारीरिक स्वरूप कैसा है,
आपका प्राणमय कोश कैसा है? मनोमय, अंग्रेजी में शब्द कहते हैं ना मैन, ये मैन नहीं है, मन है। उच्चारण मैन हो गया है, वो चिंतनशील है, इसलिए उसे मैन कहा गया है। आपका बौद्धिक विकास कैसा है? आपका आनंदमय कोश कैसा हुआ है? इनका आकलन कीजिए, अगर आवश्यकता पड़ती है प्रतिपुष्टि दीजिए और फिर उस चक्र को चलाइए। शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, तो शिक्षण अधिगम अर्जन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए कहा बच्चे के भौतिक, प्राणिक, भावात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम हैं, जो चरित्र के आयाम हैं, इन्हीं का मुझे विकास करना है। तब जाकर कहीं ये बात होगी। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोशीय विकास की चर्चा की गई है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय आनंद। इसी को हम कहते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य। जब विद्यार्थी ज्ञान भी उसका बढ़ता है, जब वो समझने भी लगता है, जब वो उन क्रियाओं में ढालने भी लगता है, तब हम कहते हैं कार्य की दृष्टि से उसके चरित्र का विकास हो गया। चरित्र को केवल मित्रता से मत जोड़िए, किसके साथ उसकी मित्रता है, दैट इज नॉट चरित्र, ओवरऑल एक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बाकी कोशों की बात हो चुकी है, लेकिन वैसे ही दिखा रहा हूँ कि प्राणमय कोश कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से शरीर से प्राण आदि जाते हैं, ये आप देख लीजिएगा। व्यक्तित्व का अर्थ है क्या? वी उपसर्ग है, अंज धातु है, कृतिन प्रत्यय है, व्यक्तात्मक भाव जो उसमें है उसका उद्घाटन करवाना, अंतःकरण स्थित ऊर्जा का बाह्य प्रसुरण, यही आचरण है, चरित्र है। मन के अंदर जो कुछ है बाहर उसे कैसे वह लागू करता है, कैसे उसे समाज में अनुपालित करता है, वो चरित्र बनता है। जैसे मैंने चर्चा की हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हि प्रमुखम। गीता का बहुत सुंदर श्लोक है, मनः प्रसादः सौमत्यम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपोमान समुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, शांति, स्वयं पर नियंत्रण तथा हृदय की शुद्धता ही मानसिक तपस्या है, और ये मानसिक तपस्या चरित्र का आधार है। अन्नमय कोश कैसे बना वो आप पढ़ चुके हो, मैं इसलिए उस पर समय नहीं दूंगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। हमारा भोजन कैसा हो, उससे जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो स्वाभाविक है वैसा बनेगा चरित्र। मन का स्वरूप क्या है? शरीर का ध्यान रखना। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। ये मैंने इसलिए बना दी थी कि ताकि आपको दे सके, आप समझ सकें। यह प्राचीन भारत के सारे ज्ञान परंपरा के आधार हैं। अब प्राणमय कोश की बात होती है। प्राणो ही भगवान ईशः, प्राणो विष्णु पितामह, प्राणेन धार्यते लोकः, सर्वं प्राणमयम जगत। प्र अन्न, अन्न है श्वास की प्रक्रिया। हम श्वास कैसे लेते हैं वो प्राणों से जुड़ता है। कितना सुंदर कवि ने कहा, कबीर जाकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे राम लो लाए। कबीर कहाँ भरोसा देह को, विनसी जाए छिन माही, श्वास श्वास सुमिरन करो और उपाय कछु नाही। इससे फिर मनोमय कोश उत्पन्न होता है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिति परम मनः। मनस तत्व है मय कोश। चेतना, संकल्प, हृदय, प्रज्ञा, रुचि, इच्छा, संज्ञान, ये मनोमय कोश है। कितना सुंदर प्राचीन भारत कहता है, मनः पूतम समाचरे।
जब कभी आचरण करो तो मन को पूछ लो, मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं, ये गलत तो नहीं है। और प्रार्थना करो, तन में मना शिव संकल्पमस्तु, यजुर्वेद का मंत्र है, कहता है दूरम उदयति, ये दूर दूर जाता है। मैं सोया होता हूं तब भी भाग जाता है, मेरे नियंत्रण में नहीं है, ऐसा भागने वाला मेरा मन है। हे ईश्वर, इस दूर दूर भागे जाने वालों को, सपने में भी दूर चले जाने वाले मन को, तन में मना, मेरे इस मन को शिव संकल्पमस्तु, इसमें अच्छी संकल्पनाएं लाना, मैं दूसरों का कल्याण कर सकूं। कब हूँ मन विश्राम न मान्यो, निशिदिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जहाँ त इंद्रिन तान्यो, मोहि मूढ़ मन बहुत भिगोयो। तुलसीदास। स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है वो मन को वश में करने की है, बुद्धि के साथ जुड़ने वाली है। और फिर आत्मनैव आत्मना तुष्टि, व्यक्ति अपने में प्रसन्न रहता है। जब व्यक्ति अपने आप में ही संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, जब आवई संतोष धन, सब धन धूरी समान, तो वो चरित्र विकास की प्रक्रिया बन जाती है, अपने में संतुष्ट होना। विज्ञानमय कोश, विमर्शन, विवेचन, अनुभव आधारित ज्ञान, प्रवीणता, बुद्धि, प्रज्ञा, भेदीकृत ज्ञान, व्यवसाय, वियोजन, ये विज्ञानमय कोश है। स्वाध्यायान मां प्रमदा, अपने अध्ययन से प्रमाद कभी मत कीजिए। आत्मा रेवा श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित, मैंने बताया था, श्रवण मनन निधिध्यासन का प्रश्न है। आनंदमय कोश, आकार चारों ओर से नंद धातु प्रसन्नता है, जो सदैव प्रसन्न रहे वह आनंद है। आनंद से परिपूर्ण, सुखदायक, शिव कल्याण से परिपूर्ण। आनंदमय कोश आध्यात्मिक जागरण है। व्यक्ति का आध्यात्मिक रूप से जागृत होना, चरित्र का निर्माण होता है। पंचदशी में कहा, आनंदादे भूतानि जायन्ते, तेन जीवनम तेषाम लयश्च तत्रातो ब्रह्मानंदो न संशय। बहुत ही सुंदर ये भगवत गीता के कुछ वाक्य हैं। आत्मनैव आत्मना तुष्टः दुखेषु अनद्वितीयः, ये सारे चरित्रवान व्यक्ति के लक्षण है। अपने में संतुष्ट रहता है, दुखों में घबराता नहीं है, सुख में फूल नहीं जाता है, वीत राग भय से दूर रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वो ना कभी बिना किसी बात के प्रसन्न होता है, ना किसी से द्वेष करता है, उसकी इंद्रियां अपने वश में रहती हैं, वो बिना ईर्ष्या के रहता है, वो किसी को तंग नहीं करता और उसमें अहंकार नहीं होता। ये उसके चरित्र के लक्षण हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए हैं। वो समुद्र के समान है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे समुद्र में कितनी लहरें आती हैं उसमें उद्विग्नता नहीं आती है, वो शांत स्थिर बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से छोटी छोटी बातों से फूल जाना या दुखी हो जाना, इस तरह से चरित्र का निर्माण नहीं होता है। ये ब्रह्म की स्थिति है, ये सत्यम शिवम सुंदरम की स्थिति है चरित्र। ये आनंदमय कोश है, ये आध्यात्मिक विकास है, जिसमें सब संशय दूर हो जाते हैं, उसकी चर्चा करती है। कितनी सुंदर प्रार्थना है, अग्ने नये सुपथा, हे अग्निदेव मुझे वहां ले जाओ। ये विशेष रूप से कामायनी से लिया है। चिर मृत प्रकृति से पुदकित यह वह चेतन पुरुष पुरातन निज शक्ति तरंगित था आनंद अम्बु निधि शोभन शापित। यानी वो चरित्र तब बनता है ना तो वो शाप है, शापित ना यहाँ कोई है, तापित पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है, कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है। वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है,
सब में घुल मिलकर रसमय रहता यह भाव चरम है। ये चरित्र का भाव है। अपने सुख से अपने दुख सुख से पुलकित यह मूट विश्व सचराचर चित्ती का विराट वपुमंगल, यह सत्य सतत चिर सुंदर, क्षण भर में सब परिवर्तित अणु अणु थे विश्व कमल से, पिंगल पराग से मचले आनंद सुधा रस छल के, समरस थे जड़िया चेतन। ये अंतिम पद्य है उसका। सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। जब हम अपने में आनंद ढूंढने लगते हैं, आत्मनिर्भर तुष्टि अपने अंत में संतुष्टि लेने लगते हैं, हम ईर्ष्या से हट जाते हैं, द्वेष से हट जाते हैं, हम एक समावस्था में आ जाते हैं, सुख दुख हमें तंग नहीं करते हैं, इतना अभ्यास हो जाता है, वो व्यक्ति चरित्रमान हो जाता है। प्राचीन भारत में कितने सुंदर ढंग से इन बातों को हमारे सामने रखा। एक चरित्र छात्र का भी है, अध्यापक का भी है, संस्था का भी है। तो हमें इन सब में समन्वय का प्रश्न है, चरित्र समन्वय की अवस्था है। इतनी बात कहकर मैं बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ समय अधिक लिया तो क्षमा याचना। इससे पहले कि हम लोग दोपहर के भोजन के लिए प्रस्थान करें, अगर आपके मन में ऐसा विचार है, इससे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और भोजन के समय में भी पूछ सकते हैं। सर, कल से मेरा एक सवाल कौन रहा मन में। कई बच्चे जो ऐसे हैं जो विद्यालयों में अनसोशल एक्टिविटीज करते हैं, तो बच्चा अनसोशल एक्टिविटीज करे ही नहीं, अडल्ट बच्चे किशोरावस्था बच्चे वो करे ही नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें आचार्यों? अभी एक बात बताई थी, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, कारण कार्य संबंध। पहले तो हमें डायग्नोज करना होगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, किन कारणों से कर रहे हैं। उन कारणों को दूर करें तो होम्योपैथी मेडिसिन होगी। तो ये होम्योपैथिक तरीका है, होता है बच्चों में होता है, लेकिन कई बार मैं कहता हूँ